नमस्कार दोस्तों, डाइटॉक पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ, जयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंतों की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जिसे शॉर्ट में IBS भी कहते हैं। IBS की प्रेवलेंस भारत की पॉपुलेशन में 15% तक पाई गई है। यह बीमारी खासकर 40 से कम उम्र के लोगों में और महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि IBS क्या होता है। IBS की बीमारी सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो कि हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों, यह काफ़ी कॉमन बीमारी है जो कि मरीज को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती है और जिसकी वजह से व्यक्ति को जो लक्षण आते हैं वह है पेट में दर्द, क्रैम्प्स होना, पेट में ज़्यादा गैस बनना, कब्ज, डायरिया, खाने के बाद सडनली मोशन जाना, स्टूल में म्यूकस आना और IBS को कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि स्पैस्टिक कोलोन, इरिटेबल कोलोन या म्यूकस कोलाइटिस। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि IBS और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। इन्हें कभी भी एक ना माने आप। IBS को एक फंक्शनल GI डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब एक डॉक्टर कोलोनोस्कोप को कोलोन यानी कि बड़ी आंत को एग्जामिन करने के लिए पास करता है तो उसे सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल लग सकता है, लेकिन फिर भी आपकी कोलोन बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रही होती है। IBS मस्तिष्क और आंतों की इंटरेक्शन की एक समस्या है, यानी कि आपका मस्तिष्क और आंत एक साथ कैसे काम करते हैं इस पर यह डिपेंड करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेन गट इंटरेक्शन यानी कि मस्तिष्क और आंतों की से जुड़ी समस्याएं IBS के लक्षणों का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए IBS वाले कुछ लोगों में भोजन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बहुत धीरे या बहुत जल्दी मूव कर सकता है, या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पेन और अदर सेंसेशन के लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाता है और इसकी वजह से IBS वाले कुछ पेशेंट्स को गैस या मल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नॉर्मल मूवमेंट या अमाउंट से भी दर्द महसूस हो सकता है। अब जानते हैं किन लोगों को IBS की रिस्क ज्यादा होती है। IBS की कंडीशन लेट टीन्स यानी कि किशोरावस्था के अंत से लेकर अर्ली 40s में लोगों में डेवलप हो जाती है। महिलाओं को IBS पुरुषों की तुलना में दुगना होने की संभावना रहती है और फीमेल्स में IBS के लक्षण पीरियड्स के टाइम पर बढ़ जाते हैं। पर IBS के और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को IBS है या नहीं इस पर डिपेंड करता है। इमोशनल स्ट्रेस, तनाव या चिंता, टेंशन, फूड इंटॉलरेंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सीवियर इन्फेक्शन, ये सब कारण है IBS के। अब दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के विभिन्न लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। IBS के सिम्टम्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं और माइल्ड से लेके सीवियर तक वेरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स माइल्ड ही होते हैं। पेशेंट को IBS तब कहा जाता है जब लक्षण 3 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए महीने में कम से कम 3 दिन के लिए मौजूद रहते हैं। मुख्य लक्षणों में शामिल है पेट दर्द और ऐंठन, जो कि ज़्यादातर मरीजों में पेट के निचले भाग में महसूस होता है। ज़्यादा गैस बनना, पेट फूलना या ब्लोटिंग, एब्डोमिनल फुलनेस, मल में ज़्यादा म्यूकस आना, भूख कम लगना, डायरिया यानी कि IBS D या कॉन्स्टिपेशन IBS C या IBS विथ मिक्स्ड बाउल हैबिट्स पेशेंट के हो सकते हैं। ज़्यादातर मरीजों में मल त्यागने के बाद दर्द और अन्य लक्षण अक्सर कम हो जाते हैं या थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं। पर अगर पेशेंट की स्टूल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होता है तो यह लक्षण बढ़ भी सकते हैं। यदि पेशेंट के कब्ज के साथ IBS है तो पेशेंट को मल त्याग करने में कठिनाई होती है, साथ ही स्टूल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। पेशेंट को मल त्याग के साथ तनाव हो सकता है, ऐंठन भी हो सकती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि IBS के पेशेंट में स्टूल में ब्लड कभी भी नहीं आता है, ना ही मरीज का कभी वजन कम होता है। और अगर व्यक्ति के स्टूल में ब्लड आ रहा है
या मरीज का वजन कम हुआ है तो तुरंत उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ गंभीर लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कि आईबीएस का डायग्नोसिस कैसे करा जाता है, क्या जांचें इस कंडीशन में कराई जाती है। आईबीएस का डायग्नोसिस ज्यादातर केसेस में व्यक्ति की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से करा जाता है। डॉक्टर व्यक्ति के सिम्टम्स के बेसिस पर आईबीएस का डायग्नोसिस करता है। कुछ सवाल लक्षणों के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या पेट में दर्द बाउल मूवमेंट्स यानी कि आंतों की चाल से संबंधित है, क्या व्यक्ति ने बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके नंबर में कुछ बदलाव महसूस करा है, क्या स्टूल की कंसिस्टेंसी में बदलाव आया है। आईबीएस के लक्षण मरीज पूरे दिन में कितनी बार महसूस करते हैं, आईबीएस के लक्षण कब शुरू हुए हैं, कौन सी दवाइयाँ मरीज ने इसके इलाज में ली है, क्या रिसेंटली कोई बीमारी मरीज के हुई थी या हाल ही में जीवन में कोई तनावपूर्ण घटना मरीज के साथ हुई है। इन सवालों के जवाब के अनुसार डॉक्टर कुछ जांचें पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट्स, स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ऑकल्ट ब्लड, स्टूल कल्चर्स इन्फेक्शन चेक करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल्स फॉर पैरासाइट्स या स्टूल एग्जामिनेशन फॉर अ सब्सटेंस कॉल्ड फीकल कैलप्रोटेक्टिन। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में डॉक्टर कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी की जांच भी एडवाइस करते हैं, और कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी उन पेशेंट्स में एडवाइस करी जाती है जिन्हें स्टूल में ब्लड आया है या फिर उनका वजन कम हुआ है, या डॉक्टर कोलोन में कैंसर या आईबीडी जैसी बीमारी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आईबीएस के इलाज के बारे में। आईबीएस के इलाज में मेडिकल मैनेजमेंट के साथ डाइटरी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। पहले हम बात करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। पेशेंट अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाए, हाई फाइबर फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स ये डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा पेशेंट फाइबर सप्लीमेंट जैसे कि ईसबगोल भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पेशेंट का वाटर इंटेक सही होना चाहिए, कम से कम पेशेंट एक दिन में 8 ग्लास पानी पिए। पेशेंट को वह फूड प्रोडक्ट्स जो आंतों की चाल को स्टिमुलेट करता है जैसे कि कैफीन, टी, कोलाज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट लो फूड मैप डाइट भी ट्राई कर सकते हैं। पेशेंट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ये लें। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, साथ में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी पेशेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि योगा, प्राणायाम, जिससे कि पेशेंट की लाइफ में जो स्ट्रेस है, तनाव है, वह कम हो। इसके अलावा पेशेंट स्मोकिंग बंद करे, साथ में जो अल्कोहल का इंटेक है उसे भी लिमिटेड करें। इसके अलावा पेशेंट एक फूड डायरी मेंटेन करें जिसमें पेशेंट जो भी खाना दिन में खा रहे हैं उसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि फूड डायरी जो है वो पेशेंट को आईबीएस के ट्रिगर का पता लगाने में मदद करेगी। और कॉमन ट्रिगर्स हैं लाल मिर्ची, हरे प्याज, कॉफ़ी, रेड वाइन, गेहूं और गाय का दूध। अब लास्ट में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। आईबीएस के इलाज में डॉक्टर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द को मैनेज करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट्स और प्रोबायोटिक्स नाम की दवाइयां भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में इन दवाइयों से पूरी तरीके से पेशेंट को आराम आ जाता है, पर फिर भी कई पेशेंट्स को स्ट्रेस कम करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी और बायोफीडबैक थेरेपी भी एडवाइस करी जाती है। अब लास्ट में मैं यह कहना चाहूँगा कि आईबीएस का इलाज पूरी तरीके से संभव है और आईबीएस से कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आंत खराब होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर अगर आपको कुछ गंभीर लक्षण जैसे कि मल में खून आना, वजन कम होना, बुखार आना या पेट में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस टाइप के लक्षण आ रहे हैं, तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि पेट, आंत, लिवर रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करें। मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आर्ट ऑफ हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।